हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछली क्लास के अंदर अपन ने लास्ट में जो पढ़ा था वो राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने राइबोसोम के डिस्कवरी किसने की थी, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा अपन ने, और उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ राइबोसोम लिए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पुटअप होता है राइबोसोम के ऊपर, उसके अंदर अपन ने चर्चा की थी कि राइबोसोम की जो दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है स्मॉल सब यूनिट और दूसरी होती है लार्जर सब यूनिट। दोनों जो सब यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में जैसे ही कंबाइंड होती हैं तो एक लार्जर यूनिट का निर्माण होता है। वहां पर अपन ने लिया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और यूकैरियोटिक सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कौन कौन से टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और उनकी कौन कौन सी सब यूनिट होती है। फिर उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी, जिसके ऊपर क्वेश्चन पहले पुटअप हुआ भी है, कि स्वेडबर्ग इकाई, क्योंकि अपन ने जो राइबोसोम पढ़ रहे थे उसके आगे यूनिट लगा रहे थे और वो यूनिट जो यूज कर रहे थे अपन वो 70s और 80s। एस जो था उसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, और स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब अपन ने अवसादन गुणांक पढ़ा उसके बारे में, कि जैसे स्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक थे और उन्होंने जब उस साइटोप्लाज्म से उस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के द्वारा जब पृथक किया तो उसका जो वैल्यूएशन जो निकाली गई थी वो 10⁻13 सेकंड निकाला गया था, यानी 10⁻13 सेकंड निकाला था। यहां से पहले क्वेश्चन पूछा था कि स्वेडबर्ग यूनिट यानी कि स्वेडबर्ग इकाई का मान कितना होता है, वो होता है 10⁻13 सेकंड। अब आज के इस क्लास के अंदर अपन एक ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गन के बारे में चर्चा करेंगे, और वो मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गन जो है वो है आपका प्लास्टिड, लवक जिसको अपन कहते हैं। तो यहां पर प्लास्टिड का मतलब जो होगा वो है आपका लवक। यहां पर ध्यान देना कि अपन इस लेसन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर जनरली हर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पुटअप होता है। यहां से कोई जरूरी नहीं है कि सेल ऑर्गेनल के आधार के ऊपर क्वेश्चन पुटअप हो, क्योंकि यहां पर इसके अपन टाइप जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ये अपन पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जब फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होती है प्लांट्स के अंदर, वहां भी इसके अपन डिस्कस करेंगे, यहां भी अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इसके अंदर से क्वेश्चन पुटअप होने की पूरे चांस रहते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अपन देखते हैं लवक। जब अपन ने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में जब अपन ने डिफरेंस पढ़ा था दोनों के बीच में, तब वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल्स जो होती है उसके अंदर वैक्यूल और प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होता है, यानी कि लवक प्लांट सेल्स में उपस्थित था और एनिमल सेल्स के अंदर लवक जो होता है वो क्या रहता है, अनुपस्थित होता है। यहां पर सबसे पहले अपन ये ले कि लवक जो होता है वो प्लास्टिड इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स, यानी कि केवल और केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल्स के अंदर, यानी कि पादप कोशिकाओं के अंदर ही उपस्थित होता है, एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद में लेते हैं अपन कि प्लास्टिड आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। लवक जो होता है वो एक ऐसा सेल ऑर्गन होता है जो कि इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड को बनाता भी है और उनको संग्रहित भी करता है। कैसे? क्योंकि लवक जो होता है उसके अंदर अपन लेंगे एक टाइप क्लोरोफिल का, और क्लोरोफिल या फिर जो भी लवक के जो होते हैं अन्य प्रकार, उन सभी के अंदर एक या तो स्टोरेज होता है, जैसे प्रोटीन का संग्रहण हो सकता है, स्टार्च का संग्रहण हो सकता है, आपके लिपिड का संग्रहण हो सकता है। दूसरा आता है कि यहां पर मैन्युफैक्चर कैसे होगा, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, यानी वो एक केमिकल कंपाउंड होता है। इसलिए अपन ने ये कहा कि प्लास्टिड जो होता है वो एक ऐसी साइट स्थल है जो मैन्युफैक्चर करता है यानी निर्माण करता है, एंड स्टोरेज ऑफ इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, यानी कि उन रासायनिक पदार्थों को क्या करता है, संग्रहित करता है। ये तो थे अपने पास में इसके बारे में एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि अपन ने ये लिया है प्लास्टिड जो होता है वो एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन होता है जो कि केवल और केवल किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल्स के अंदर। सेकंड अपन ने लिया कि एक ऐसा सेल ऑर्गन होता है जिसके अंदर केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होगा और उनका स्टोरेज भी होता है। सबसे पहले ध्यान रखना यहां पर डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल, खोजा था अर्नेस्ट हैकेल ने, लेकिन इसका क्लियरली इसके जो डिफाइन जो किया था या क्लियरली डेफिनेशन जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन थे, आपके सिम्पर।
तो ध्यान रखना यहां पर अर्नेस्ट हैकल ने तो इसकी क्या की थी, खोज की थी, और सिम्पर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको पूर्णतः क्या किया था, डिफाइन किया था। तो यहां पर अर्नेस्ट हैकल। अब यहां पर ध्यान रखना, अगर आपको खोजकर्ता के बारे में पूछे और अगर आपके अर्नेस्ट हैकल अगर ऑप्शन में है तो राइट आंसर अर्नेस्ट हैकल रहेगा, और अगर अर्नेस्ट हैकल नहीं रहता है राइट आंसर तब रहेगा सिम्पर। और अगर आपके जैसे माइंड में कंफ्यूजन आए कि अगर दोनों प्रेजेंट हो तब किसको अपने प्राथमिकता देंगे, तब आएगा अपने पास में क्या, अर्नेस्ट हैकल आएगा। जनरली पहले एक जनरल कंपटीशन के अंदर पूछा था, वहां पर क्या नाम दिया गया था, सिम्पर दिया गया था, लेकिन दोनों की प्रेजेंस के अंदर हैकल को प्राथमिकता देंगे, और अगर ये अब्सेंट रहता है उस ऑप्शन में तब आएगा आपका सिम्पर। तो इस प्रकार से सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने इसको खोजा था, और क्लियरली डिफाइन जो किया था वो किसने किया था, सिम्पर ने किया था। फिर उसके बाद में आगे लेते हैं अपन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, लवक के प्रकार। जनरली लवक जो होता है 3 टाइप्स होते हैं। आप यहां पर देखेंगे किसके बेसिस के आधार पर, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब यहां पर क्या रहेगा, वर्णक, यानी वर्णक की उपस्थिति के आधार पर प्लास्टिड जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट क्या है आपका, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को अपन कहते हैं अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसको बोलते हैं अपन वर्णी लवक। और थर्ड जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको अपन बोलते हैं हरित लवक। तो इस प्रकार से मेनली 3 टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड। लवक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, जिसके अंदर कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या रहा अपन ने, अवर्णी। या फिर कोई भी क्रोमेटोफोर प्रेजेंट नहीं होता है इसके अंदर, वर्णक अनुपस्थित रहेंगे। तो अवर्णी लवक का मतलब तो क्या होगा कि यहां पर वर्णक अब्सेंट। वर्णी लवक के अंदर क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के, यानी अलग अलग कलर प्रोवाइड करवाने वाले क्या प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, भिन्न भिन्न वर्णक क्या रहेंगे, उपस्थित। और हरित लवक के अंदर केवल और केवल क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल वर्णक जो होता है वो उस लवक को रंग या उस प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट है उसको कैसा रंग प्रदान करता है, हरा रंग प्रदान करता है। तो यहां पर मेनली 3 प्रकार के वर्णक होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं लवक। सबसे पहले अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। यहां पर अगर अपन इसको देखें, सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि दीज आर पिगमेंटलेस प्लास्टिड, किसी भी प्रकार का कोई वर्णक उपस्थित नहीं होता है इस लवक के अंदर, यानी वर्णक अनुपस्थित रहेगा। फिर आता है कि चलो ठीक है, वर्णक तो अनुपस्थित है इसके अंदर, लेकिन इसके फंक्शन क्या रहेंगे, फिर फंक्शन ये रहेगा स्टार्च, लिपिड, आपके फैट्स, ऑयल, इनका सभी का क्या करता है, स्टोरेज करता है। यानी अपन ये कह सकते हैं वेयर स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर स्टोर्ड, यानी कि उसके अंदर वसा, आपके लिपिड जिसको अपन बोलते हैं, स्टार्च, ऑयल जिसको अपन तेल ये पदार्थ बोलते हैं, प्रोटीन्स, इनका सभी को स्टोरेज करने का कार्य करता है ल्यूकोप्लास्ट। फिर उसके बाद आता है दीज आर प्रेजेंट इन नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट टिश्यू। ये उन पादपों में पाया जाता है जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनुपस्थित होती है, उनमें क्या पाया जाता है, आपका ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं अपन इसको। तो यहां पर ध्यान रखना, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब मैंने बताया अवर्णी लवक, जो कि जनरली उन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या रहती है, अब्सेंट रहती है। सेकंड अपन ने लिया इसके अंदर कि इनके अंदर वर्णक या पिगमेंट्स क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं। तो अगर पिगमेंट अब्सेंट है इनके अंदर तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, स्टार्च है, फैट है, लिपिड है, प्रोटीन्स है, इन सभी का क्या करता है, स्टोरेज करता है। वो क्या कहलाएगा, आपका ल्यूकोप्लास्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद में अगली आती है चर्चा कि ल्यूकोप्लास्ट के भी अलग अलग डिफरेंस टाइप हैं, और ये टाइप जो अपन ने बनाए हैं ल्यूकोप्लास्ट के, वो किस आधार पर, कौन कौन से पदार्थों का स्टोरेज करता है। जैसे स्टार्च को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट कौन सा कहलाएगा, प्रोटीन को संग्रहित करने वाला ल्यूकोप्लास्ट क्या कहलाएगा, आपका लिपिड को संग्रहित करने वाला क्या कहलाएगा। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने। अगर ऐसा प्लास्टिड या ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि केवल और केवल किसको स्टोर करता है, स्टार्च का संग्रहण करता है, तो स्टार्च का संग्रहण करने वाला जो होता है वो तो क्या कहलाता है, एमाइलोप्लास्ट, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, एमाइलोप्लास्ट। ध्यान रखना, आपको पहले
रीट के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप हुआ था पहले, और जनरली एलडीसी और अदर जो कंपटीशन एग्जाम जो थे आरपीएससी के द्वारा लिए गए थे उनके अंदर भी इसके ऊपर से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और इन्हीं तीन नामों के अंदर से आया था। एमाइलोप्लास्ट का मतलब कि ऐसा प्लास्टिड जो कि केवल और केवल किसका संग्रहण करता है, स्टार्च का संग्रहण करता है। सेकंड आता है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट का मतलब क्या होगा आपका कि ऐसे लवक जो किसका, लिपिड्स, और लिपिड्स का मतलब क्या होगा, वसा का संग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके इलायोप्लास्ट, प्लास्टिड कहलाता है। फिर आता है एलुरोप्लास्ट, या तो आप इसको कह दो एलुरोप्लास्ट, या फिर अपन इसको कह सकते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। ध्यान रखना यहां पर दोनों नाम है। प्रोटीनोप्लास्ट जनरली अगर इसके ऊपर क्वेश्चन देता है आपको तो नाम देगा आपको एलुरोप्लास्ट, कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि प्रोटीनोप्लास्ट में तो आप डायरेक्ट अपन पहचान सकते हैं कि प्रोटीन से, प्रोटीनोप्लास्ट का मतलब किसका संग्रहण कर रहा है, प्रोटीन का संग्रहण कर रहा है, इसलिए यहां पर प्रोटीनोप्लास्ट न दे करके एलुरोप्लास्ट दे सकता है। और किसका संग्रहण करेगा, ये प्रोटीन का संग्रहण करेगा। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने चर्चा भी की थी कि प्रोटीन क्या होती है, एमिनो एसिड्स यानी एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड्स की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो एमिनो एसिड्स की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो यहां पर अपन ने देखा कि ल्यूकोप्लास्ट जो था मेनली पिगमेंट्स की प्रेजेंस के आधार पर, सॉरी जनरली इनके फंक्शंस के आधार पर अपन ने ल्यूकोप्लास्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया। एमाइलोप्लास्ट इट मींस किसका संग्रहण करेगा, वो स्टार्च का संग्रहण करेगा। दूसरा लिया अपन ने इलायोप्लास्ट, इट मींस किसका संग्रहण करेगा, वसा का संग्रहण करेगा। लास्ट लिया अपन ने प्रोटीनोप्लास्ट या एलुरोप्लास्ट, इट मींस किसका संग्रहण करेगा, ये प्रोटीन का संग्रहण करता है। यहां पर ध्यान रखना आपका ये पूरा कंप्लीटली रूप से इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप होने के चांस रहते हैं कि कौन से प्रकार का लवक किसका संग्रहण करता है उसके बारे में। फिर उसके बाद में अगला लेते हैं अपन क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, वर्णी लवक। और वर्णी लवक का मतलब क्या होगा कि ऐसा लवक जिसके अंदर पिगमेंट क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। दूसरी बात अपन ने सामान्य इंट्रोडक्शन करें कि पहला तो यह है कि ऐसा सेल ऑर्गन या लवक का ऐसा टाइप जिसके अंदर पिगमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरा अपन लेंगे कि जो कि जनरली फोटोसिंथेटिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहेगा। थर्ड अपन ये लेंगे कि अगर जिस प्लांट्स के जिस पार्ट के अंदर जिस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है उसको एक कलर प्रोवाइड करवाएगा, जैसे कि रेड कलर है आपका, पीला कलर है आपका, भूरा रंग है, उसके अनुसार ही इनका पिगमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि क्रोमोप्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट सिंथेसिस। रेस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होगा यहाँ पर, संश्लेषण, यानी कि किसका संश्लेषण करता है ये, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब वर्णक, यानी ऐसा क्रोमोप्लास्ट, ऐसा वर्णी लवक जो कि वर्णक का संश्लेषण करता है वो क्या कहलाएगा आपका क्रोमोप्लास्ट। एंड स्टोरेज इन स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स, और पर्टिकुलर एक विशेष प्रकार के ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल्स या ऐसे प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म दर्शाते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रूट्स, फ्लावर एंड रूट्स। आपने फलों का रंग अलग अलग प्रकार का देखा है, अपन ने जनरली जो फ्लावर्स जो होते हैं पुष्पों का रंग अलग अलग होता है, प्लांट रूट्स जो होती हैं उनका रंग अलग अलग होता है। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जनरली क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो किसमें पाया जाता है, फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर एंड रूट्स के अंदर। इन तीनों पार्ट के अंदर यानी कि फल, फूल और आपकी जड़ें, इन तीनों के अंदर जो वर्णक प्रेजेंट होते हैं वो किसमें आएगा आपका क्रोमोप्लास्ट के अंदर। क्रोमोप्लास्ट सिंथेसाइज एंड स्टोर पिगमेंट सच एज, ऑरेंज कलर के लिए तो आएगा क्या आपका कैरोटीन। ध्यान रखना यहां पर कैरोटीन जो होता है नारंगी रंग को प्रदान करने के लिए क्या आता है आपका कैरोटीन। जनरली कैरोटीन जो होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, गाजर के अंदर। फिर आता है येलो कलर के लिए क्या आता है आपका जैंथोफिल, यानी कि आप यहां पर कह सकते हो कि जैंथोफिल वर्णक जो होता है वो क्या प्रोवाइड करवाता है उनको, जनरली येलो कलर प्रोवाइड करवाता है। आपसे अगर पूछा जाए जैसे अभी सीजन चल रहा है अपने कि अगर अपन मैंगो की बात करें, वो एक फ्रूट है और उसके अंदर रंग पीला आ रहा है, इसका मतलब उसको पीलापन रंग कौन सा
लवक जो है वो प्रदान कर रहा है, उसमें ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है और वो क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्रोमोप्लास्ट की अगर चर्चा करें तो जिसके अंदर पिगमेंट्स वर्णक उपस्थित होते हैं और वो वर्णक जनरली स्टोरेज और उनको सिंथेसाइज करने का फंक्शन जो होता है वो किसका होता है, आपके क्रोमोप्लास्ट का होता है। दूसरा आता है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो जनरली प्लांट्स के अंदर फ्लावर, फ्रूट एंड रूट्स पार्ट में मेनली प्रेजेंट होता है। यहां पर आप ध्यान रखना कैरोटीन जो होता है वो जनरली कैसा रंग देगा, ऑरेंज, या फिर आप कह सकते हैं यहां पर दूसरा आता है एक आपका रोडोप्सिन, रोडोप्सिन पिगमेंट। और रोडोप्सिन पिगमेंट जो होता है वो कैसा कलर देता है, उसको रेड कलर प्रोवाइड करवाता है। तो यहां पर ध्यान रखना ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट होता है वो येलो, ऑरेंज जो कलर होता है वो कैरोटीन पिगमेंट्स, और यहां पर रोडोप्सिन वर्णक जो होता है वो कैसा आता है, रेड कलर को प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं फियोफ्लास्ट। फियोफ्लास्ट क्या होता है कि दीज आर येलो और ब्राउन प्लास्टिड फाउंड इन एल्गी, डाइटम्स एंड डाइनोफ्लेजिलेट्स। तो यहां पर ध्यान रखना शैवाल या फिर जो अपने डाइटम्स जो होते हैं, डाइटम्स का मतलब क्या होता है, ऐसे सूक्ष्म पार्टिकल्स जो कि कोई भी अगर गंदा पानी इकट्ठा हुआ रहता है उसकी ऊपरी सतह के ऊपर जो जीव, सूक्ष्म जीव तैरते रहते हैं वो कहलाते हैं डाइटम्स। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि शैवाल, डाइटम्स और डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर ये क्या होता है, फियोफ्लास्ट होता है। यानी कि ऐसा लवक जो सामान्यतः भूरे पादपों के अंदर या येलो रंग के, जो ब्राउन और येलो कलर के जो पादप होते हैं या रंग प्रदान करने वाले जो पिगमेंट होते हैं वो क्या होता है, फियोफ्लास्ट होता है। जहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर जो वर्णक प्रेजेंट रहेगा, किसके अंदर, येलो और ब्राउन कलर, वो आता है आपका फ्यूकोजेंथिन। ध्यान रखना यहां पर फ्यूकोजेंथिन जो पिगमेंट होता है, ये फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट उसको येलो एंड ब्राउन, येलो और ब्राउन कलर क्या करवाता है, उसको प्रोवाइड करवाता है, वो आएगा फ्यूकोजेंथिन, और उसी से क्या बनाया अपन ने, फियोफ्लास्ट बनाता है। फिर आता है फ्यूकोजेंथिन इज ए कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच मास्क द कलर ऑफ क्लोरोफिल ए। यानी अपन ये कह सकते हैं कि फ्यूकोजेंथिन वर्णक जो होता है वो एक ऐसा कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है जो जनरली क्लोरोफिल ए के अंदर प्रेजेंट होता है। यहां पर यह भी ध्यान रखना कि फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो किस प्रकार के क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरोफिल ए टाइप जो होता है उसके अंदर कौन सा बनता है, आपका फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है। इट इज आल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। यानी कि ये जो फ्यूकोजेंथिन वर्णक जो होता है वो क्लोरोफिल ए को क्या करता है, ट्रांसफर द एनर्जी और एब्जॉर्ब द लाइट, यानी प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है और आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर उसको संग्रहित करके और उसको ट्रांसफर करता है, किसमें, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देता है। तो ये था आपका फियोफ्लास्ट। ये भी आपका ध्यान रखना, फ्यूकोजेंथिन इंपॉर्टेंट है। जनरली आपसे ये पूछा जाए कि ब्राउन या येलो कलर के जो प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर कौन सा वर्णक पाता है, फ्यूकोजेंथिन पाता है। लाल रंग के लिए अपन ने लिया रोडोप्सिन, फिर उसके बाद में अपन ने लिया फियोफ्लास्ट। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि फियोफ्लास्ट क्लोरोफिल ए के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद में अगले अपन चर्चा करते हैं रोडोप्लास्ट। ये सारे जो टाइप हैं वो किसके टाइप चल रहे हैं अपने पास में, क्रोमोप्लास्ट के। ध्यान रखना क्रोमोप्लास्ट के अपन ने जो टाइप्स लिए हैं वो टाइप्स क्या क्या थे। पहला लिया अपन ने क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर अपन ने कैरोटिनॉइड के बारे में चर्चा की थी। दूसरा लिया अपन ने उसी क्रोमोप्लास्ट का पहला पार्ट लिया अपन ने क्या, फियोप्लास्ट, और सेकंड जो आएगा वो आएगा आपके पास में रोडोप्लास्ट। रोडो शब्द इसका मतलब इसके अंदर रेड कलर का प्लास्ट प्रेजेंट रहेगा और यहां पर कौन सा पाया जाएगा, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट पाया जाता है यहां पर। तो इसका ध्यान रखना, फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट जो होता है उसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, रेड, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रोडोप्सिन, फाइकोइरिथ्रिन भी कह दो या फिर अपन क्या कह सकते हैं उसको, रोडोप्सिन वर्णक प्रेजेंट होता है, उसके कारण से उसका कैसा रंग आता है, रेड एल्गी, लाल शैवाल। दीज आर रेड कलर प्लास्टिड, यानी लाल रंग का प्लास्टिड प्रदान करने वाला लवक होता है। इट इज फाउंड इन रेड एल्गी, लाल शैवाल के अंदर पाया जाता है। एंड इट्स कलर इज ड्यू टू फाइकोइरिथ्रिन, और जो लाल रंग के शैवाल में लाल रंग प्रदान कर रहा है उसके लिए जिम्मेदार जो वर्णक होता है वो कौन सा होता है, आपका फाइकोइरिथ्रिन। ध्यान रखना कौन से कलर के लिए कौन सा पिगमेंट्स या वर्णक आता है उसका जरूर ध्यान रखना।
ठीक है। फिर उसके बाद में अगली चर्चा करते हैं अपन, वो आएगा क्लोरोप्लास्ट। और आप ध्यान रखना, ये भी आपका क्या है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन मेजरली पूछने की पूरी पूरी संभावना रहती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट। देखो इधर, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसको अपन बोलते हैं हरित लवक। क्या कहा जाता है इसको? हरित लवक कहते हैं अपन इसको। जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जिसको अपन हरित लवक बोलते हैं, सबसे पहली बात तो ये कि अपन इसका नाम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो शब्द क्यों रखा अपन ने? क्योंकि यहां पर क्लोरो शब्द जो होता है उसका मतलब होता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इसलिए लिया अपन ने क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण से, यानी इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पर अपन कहते हैं क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन एल्गल एंड प्लांट सेल्स। यहां पर अपन ये कह सकते हैं एल्गल का मतलब कि ये केवल और केवल शैवाल, और प्लांट सेल्स मतलब पादप कोशिकाओं के अंदर ही प्रेजेंट होता है। दूसरी बात अपन लेंगे कि यहां पर इट प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप को क्या प्रदान करता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म होती है जिसके अंदर हमेशा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर पादप अपना भोजन बनाते हैं, और जो भोजन बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान, उस दौरान इनके अंदर जो केमिकल कंपाउंड जो बन रहा है वो क्या बनता है? आपका स्टार्च। और इस स्टार्च का होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और उस स्टार्च के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण से फिर क्या बनता है? उसके अंदर एनर्जी, एटीपी के रूप में। वो एनर्जी जो होती है, इसी के बारे में कहा है कि इट प्रोड्यूस्ड एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करता है ये। अब यहां पर आता है कि इट इज फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। यहां पर क्लोरोज का मतलब क्या होगा? ग्रीन। और प्लास्टेस का मतलब क्या होगा? फॉर्म्ड, यानी कि ऐसी संरचना जिसके अंदर रंग कैसा होता है? ग्रीन कलर या हरे रंग का प्रेजेंस होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। तो ग्रीक वर्ड क्लोरोस से बना हुआ है, ध्यान रखना इसका। अब आता है इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि ये किसकी मात्रा? क्लोरोफिल की मात्रा, उच्च मात्रा रखता है, यानी कि उसकी सांद्रता का मान क्या रहेगा? उसके अंदर ज्यादा करता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये क्या कार्य करता है? एब्जॉर्ब, यानी इट कैप्चर्ड सनलाइट एनर्जी, यानी किसका संग्रहण करता है? प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? संग्रहित करता है। प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है? संग्रहण करता है। कौन? क्लोरोफिल ए। तभी अपन ये पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पादप के अंदर, जिसके द्वारा पादप अपना भोजन बनाता है, वो हमेशा क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है। क्योंकि सनलाइट रहेगी तभी क्लोरोफिल जो होते हैं उसके पिगमेंट एक्टिव स्टेज में आते हैं और उसका क्या करते हैं? एब्जॉर्वेशन करते हैं, यानी कि उसका अवशोषण कर लेते हैं सनलाइट का। इसी कारण से अपन ये कह सकते हैं कि इट हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की मात्रा उच्च पाई जाती है। एंड इट कैप्चर्ड सनलाइट एनर्जी, यह है प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? संग्रहित कर लेता है, यानी कि उसको अवशोषित करने का कार्य करता है। तो ये था अपने पास में क्लोरोप्लास्ट का एक जनरल इंट्रोडक्शन। जनरली अपन ये मानते हैं कि उन प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जनरली प्लांट सेल्स और एल्गी के अंदर, शैवाल के अंदर पाया जाता है, क्योंकि हरे रंग के शैवाल अपन ने खूब देखे भी हैं। दूसरा आता है कि इसके अंदर वर्णक जो होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोस ग्रीक वर्ड से ये बना हुआ है, और वो क्लोरोफिल वर्णक जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? इट एब्जॉर्ब दी सनलाइट, यानी प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करने का कार्य करता है। यहां पर अब अपन इसके लेते हैं संरचना के बारे में। जो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी संरचना अगर अपन देखें तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले तो आती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरी आती है आपकी कौन सी? इनर मेम्ब्रेन। पहली झिल्ली और दूसरी आती है इनर मेम्ब्रेन, एक आंतरिक झिल्ली। दोनों झिल्लियों के मध्य में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के मध्य में क्या प्रेजेंट होता है? आपका इनर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी कि अंतरा झिल्लीय अवकाश पाया जाता है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनकी चर्चा करेंगे अपन संरचना के साथ साथ। इस डायग्राम के अंदर
जो भी भाग ये अंदर की तरफ ये पूरा कंप्लीट रूप से ये जो फैला हुआ भाग है, ये कंप्लीट ऐसा पूरा का पूरा फैला हुआ भाग जो होता है वो तो क्या कहलाता है आपका स्ट्रोमा। अब आपसे क्वेश्चन पहला यही पूछ ले, हरित लवक के अंदर दोनों झिल्लियों के या आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ फैला हुआ विस्तृत पदार्थ या फैला हुआ विस्तृत आंतरिक भाग क्या कहलाता है आपका स्ट्रोमा कहलाता है। ध्यान रखना इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप होगा कि स्ट्रोमा पार्ट जो होता है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, लाइट रिएक्शन में प्रेजेंट होती है या फिर डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होती है, उसके बारे में क्वेश्चन आएगा, इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में अपन। फिर दूसरा ये तो होता है स्ट्रोमा। अब आती है बात अपने पास में ये कि इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर जैसे अपन इस डायग्राम से हटके ले कि ये तो था आपकी इनर मेम्ब्रेन, ये थी आपकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो पूरा का पूरा फैला हुआ भाग जो है वो है आपका स्ट्रोमा पार्ट। अब यहां पर अपन ये देखें कि इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, और वो जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं, इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, थाइलेकोइड्स कहते हैं अपन, थाइलेकोइड। और ये जो थाइलेकोइड्स स्ट्रक्चर जो होती हैं वो जनरली जिस प्रकार से कॉइन जो होता है, सिक्का जो होता है, और सिक्के के ऊपर अपन गड्डी बनाए एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार से अरेंज करते हुए इस प्रकार से अपन, तो इस प्रकार से सिक्के की गड्डी नुमा आकृति के रूप में जो संरचना बनती है वो कहलाती है आपका ग्रेनम। क्या कहलाएगा वो, ग्रेनम कहलाएगा। तो यहां पर ये आपकी कंप्लीटली ये पूरा पार्ट जो है या फिर आपका ये पूरा कंप्लीट पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा आपका ग्रेनम कहलाता है। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि यहां पर ये जो थाइलेकोइड्स के जो अरेंजमेंट जो है जिसको अपन ग्रेनम कहा था, ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, ये तीसरा ग्रेनम है। ये ग्रेनम पार्ट आपस में जिस पट्टिका या जिस मेम्ब्रेन की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं वो कहलाती है आपकी ल्यूमेन, या फिर अपन उसको कह सकते हैं क्या, लेमिला स्ट्रक्चर। तो आपकी ये जो स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या रहेगी आपका लेमिला। अब यहां पर ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन ये पूछे स्ट्रोमा पार्ट जो होता है वो तो क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ फैला हुआ पूरा कंप्लीट विस्तृत भाग जो होता है वो क्या कहलाएगा आपका स्ट्रोमा पार्ट। इस स्ट्रोमा पार्ट के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के के आकार की संरचनाएं बनती हैं, और वो सिक्के के आकार की सिंगल स्ट्रक्चर जो होती है वो तो कहलाएगा थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड्स अगर एक के ऊपर एक अरेंज अगर होते हैं तो उस अरेंजमेंट से जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं, ग्रेनम। और यहां भी ध्यान रखना कि ग्रेनम के अंदर फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है, डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी या फिर उसके अंदर लाइट रिएक्शन कंप्लीट होगी, वो आता है इसके अंदर। अब उसके बाद में अपन इसके बारे में जो वर्णन दे रखा है उसकी चर्चा करते हैं कि स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट हैव टू मेम्ब्रेन, यानी कि क्लोरोप्लास्ट है टू मेम्ब्रेन, दो झिल्लियां रखता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब यहां पर आता है कि बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, यानी बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य में जो अंतराकोशी अंतरा झिल्ली अवकाश पाया जाता है, यानी कि जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, अंतरा झिल्ली अवकाश जो प्रेजेंट होता है उसका मान जो होता है वो कितना होता है, 10 से 20 नैनोमीटर की चौड़ाई उसकी प्रेजेंट होती है। यहां पर अगर अपन जैसे देखें कि ये जो स्पेस जो मैंने बताया है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 to 20 नैनोमीटर। तो यहां पर ध्यान रखना 10 से 20 नैनोमीटर का स्पेस पाया जाता है किस किस के मध्य में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। फिर उसके बाद में अगला फीचर अपन लेते हैं, द स्पेस विथ इन द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा, यानी इनर मेम्ब्रेन यानी आंतरिक झिल्ली के अंदर की तरफ जो भाग फैला हुआ है वो भाग क्या कहलाएगा आपका स्ट्रोमा कहलाएगा। ये आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो पूरा विस्तृत फैला हुआ भाग जो है वो स्ट्रोमा कहलाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट हैव स्मॉल डिस्क शेप सैक कॉल्ड थाइलेकोइड्स, कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है और उसको अपन ने क्या नाम दिया है, थाइलेकोइड। दे अरेंज पैरेलली, तो वो क्या कहलाएगा आपका ग्रेनम। यानी आगे अपन देखें कि विच आर फ्रीक्वेंटली अरेंज, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं
इट स्टॉक्स कॉल्ड द ग्रेना, यानी उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रेना। और यहाँ पर आपका जो संरचना रहेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी थाइलेकोइड्स। तो थाइलेकोइड्स के अरेंजमेंट से क्या बनता है, ग्रेना स्ट्रक्चर बनती है। फिर उसके बाद में अगला लेते हैं अपन कि ग्रेना आर इंटरकनेक्टेड बाय द ब्रांचिंग मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिला, स्ट्रोमल लेमिला। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो आपका थाइलेकोइड्स या फिर अपन ये कहें कि ग्रेनम पार्ट जो थे वो आपस में जिस मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाएगी, स्ट्रोमा लेमिला कहलाती है। क्या कहेंगे अपन उसको, स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। ध्यान रखना तीनों बातों के लिए, थाइलेकोइड्स क्या है, स्ट्रोमा पार्ट क्या है, ग्रेनम पार्ट क्या है और स्ट्रोमा लेमिला पार्ट क्या है, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनके ऊपर ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगला लेते हैं अपन, वो आएगा कि इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन सम प्रोटीन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट विच कॉल्ड द क्वांटासोम। यहां पर अपन देखें कि जो थाइलेकोइड स्ट्रक्चर जो थी, यानी इस प्रकार से सिक्के की गड्ढीनुमा आकृति जो बनी हुई थी, इस सिक्के से बनी हुई गड्ढीनुमा आकृति जो होती हैं, ये जैसे मान लीजिए कि जिस लेमिला के द्वारा जुड़े हुए हैं आपस के अंदर, तो उसे अपन कहते हैं आपका, ये जो होती है वो तो कहलाती है स्ट्रोमा लेमिला। और ये आपका क्या कहलाएगा, पूरा कंप्लीट पार्ट जो होता है वो तो कहलाएगा आपका क्या, ग्रेनम। और ये कंप्लीटली एक सिंगल जो होता है वो क्या कहलाएगा, थाइलेकोइड। ओके, अब यहां पर अपन ले लेना कि क्वांटासोम क्या होता है। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले क्वांटासोम क्या होता है, ये जो थाइलेकोइड जो होता है, इस थाइलेकोइड की झिल्ली के ऊपर कुछ प्रोटीन से कुछ माइक्रो पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, किसके, प्रोटीन से बने हुए। किससे बने होते हैं वो, प्रोटीन से। तो जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं इनको अपन कहते हैं क्वांटासोम। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्वांटासोम क्या होता है। ध्यान रखना, क्वांटा शब्द अलग होता है, वहां पर एनर्जी बंडल आता है पूरा का पूरा, या लाइट बंडल जो होता है उसको क्वांटा कहते हैं। लेकिन क्वांटासोम क्या होता है, थाइलेकोइड की झिल्ली के ऊपर प्रोटीन से सूक्ष्म कण जुड़े हुए रहते हैं और उन सूक्ष्म कणों को अपन क्या कहते हैं, क्वांटासोम कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला अपन डिस्कस करते हैं, वो आएगा फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कार्य क्या होते हैं। अपन ने जब शुरुआत के अंदर जब अपन ने पढ़ा था, तो उसके अंदर सबसे मेन इंट्रोडक्शन के अंदर पहली लाइन मैंने बताया था आपको कि क्लोरोप्लास्ट या फिर प्लास्टिड जो होते हैं उनके अंदर जनरली केमिकल कंपाउंड का स्टोरेज होता है। और वो केमिकल कंपाउंड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, स्टार्च कह सकते हो आप। यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का क्या करता है, संश्लेषण भी करता है और उसको संग्रहित करने का भी कार्य करता है। दूसरा अपन ये लेंगे कि यहां पर क्लोरोफिल की चर्चा कर रहे हैं, तो क्लोरोफिल का मतलब कि ये सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। और O2 और CO2 की प्रेजेंस के अंदर, यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि इस CO2 की प्रेजेंस और H2O की प्रेजेंस के अंदर क्या बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। यहां पर पहला कार्य देखते हैं अपन, क्लोरोप्लास्ट आर द सेंटर ऑफ सिंथेसिस एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये एक ऐसा सेंटर पार्ट है, सेल ऑर्गन है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, संश्लेषण होता है, उसका स्टोरेज होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 एंड H2O आर कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या बन रहा है आपका, C6H12O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट के अंदर यहां पर रिएक्शन दी मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O दोनों प्रेजेंट है अगर एनवायरमेंट के अंदर, तब उसके दौरान क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये क्लोरोफिल जो होता है वो इस सनलाइट को एब्जॉर्व करेगा और इनके एब्जॉर्वेशन के कारण से यहां पर H2O का क्या होगा, अपघटन होगा, जिसके कारण से आपके पास में क्या बनेगा, ग्लूकोज यानी कि शर्करा या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ जल बनता है और इसके साथ साथ बाहर क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस। तो प्लांट्स जो पादप जो होते हैं जितनी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे उतनी ही ज्यादा एनवायरमेंट के अंदर किसकी मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीजन गैस की। और कौन सी की मात्रा कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उसको एब्जॉर्व करके
और अपने फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म में काम लेते हैं उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने मैंने जो फंक्शन लिया वो ये लिया, एक तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल मेन रोल प्ले करता है। दूसरा अपन ने लिया कि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के दौरान जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसका स्टोरेज हो जाता है। फिर उसके बाद में अगला फंक्शन जो अपन लेंगे वो आएगा कि फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ ए प्राइमरी लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। एक तो होता है आपकी प्राइमरी लाइट रिएक्शन यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया, और दूसरी जो आती है वो आएगी आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया। यहां पर ध्यान रखना, अगला पॉइंट जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है कि द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रेनम। क्योंकि अभी मैंने आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने तब मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्रक्चर के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा पार्ट जो होते हैं उनके अंदर कौन से में लाइट रिएक्शन होगी, कौन से में डार्क रिएक्शन होती है, उसके बारे में अपने को पूछा और पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्रेना भाग जो होता है उस ग्रेना पार्ट के अंदर लाइट रिएक्शन यानी कि कौन से अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो कंप्लीटली रूप से किसके अंदर संपन्न होती है, ग्रेना भाग के अंदर। और डार्क रिएक्शन जो होती है वो किसके अंदर संपन्न होती है, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर जो होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन होती है। और जबकि ग्रेना पार्ट जो होता है उसके अंदर कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन होती है। दोनों क्वेश्चन पहले आपके सीटेट और रीट एग्जाम के अंदर भी पहले पूछा जा चुका है और पहले अदर कंपटीशन के अंदर भी पूछा जा चुका है। हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रोमा पार्ट जो होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया, और यहाँ पर जो ग्रेना पार्ट होता है उसके अंदर हमेशा प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। उसके बाद में अगर अपन लेते हैं वो आता है वैक्यूल्स। तो इस प्रकार से अपन ने प्लास्टिड लवक के बारे में पढ़ा। तीनों टाइप जो मैंने बताया था आपका ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, तीनों के लिए पढ़ा। ध्यान रखना, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है कि कौन से प्रकार का जो लवक है उसके अंदर किसका संग्रहण होता है, जिसके अंदर अपन ने प्रोटीनोप्लास्ट था, इलायोप्लास्ट था, एल्यूरोप्लास्ट था, उसके बारे में पढ़ा था, वहां से क्वेश्चन संभावना है। दूसरा अपन ने लिया क्रोमोप्लास्ट, जिसके अंदर जो कि जनरली पादप को जो कलर प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर पिगमेंट्स वर्ण का संश्लेषण होता है, उसके बारे में लिया अपन ने। कौन सा पिगमेंट्स या कौन सा वर्णक जो होता है किस प्रकार का कलर प्रोवाइड करवाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अपन ने लिया क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कौन से पार्ट में प्रकाशिक अभिक्रिया होगी, कौन से पार्ट में अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी, कौन सा भाग ग्रेना कहलाता है, कौन सा भाग स्ट्रोमा कहलाता है, थैलेकोइड संरचनाएं क्या होती हैं, उन सब के बारे में। फिर आता है वैक्यूल्स। यहां पर ध्यान देना कि वैक्यूल्स के ऊपर केवल और केवल अभी तक एक क्वेश्चन पहले पुटअप हुआ था, और वो था कि प्लांट सेल्स के अंदर जो सिंगल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है वो कहलाता है आपका वैक्यूल्स। उसको नाम दिया जाता है प्लांट सेल्स के अंदर टोनोप्लास्ट। तो यहां पर ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका के अंदर उपस्थित वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर, रिक्तिका, और रिक्तिका जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, वो आएगी आपकी क्या, टोनोप्लास्ट। आगे अपने मेंशन कर रखा है, द मोस्ट कंपार्टमेंट इन प्लांट सेल्स इज ए वेरी लार्जर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स कॉल्ड द वैक्यूल्स। पादप कोशिका जो होती है उस पादप कोशिका के अंदर मध्य पार्ट के अंदर लगभग 90% पार्ट जो होता है उसको कवर करने वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका वैक्यूल। जनरली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर या तो एब्सेंट रहेगी या इसकी साइज जो होती है वो बड़ी स्मॉल साइज होती है। देयर में बी सेवरल वैक्यूल्स इन सिंगल प्लांट्स, यानी कि एक पादप कोशिका के अंदर अनेक प्लांट वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ईच सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, जो कि जैसे मान लीजिए ये आपकी वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर यहां बाहर की तरफ जो भाग फैला हुआ है वो क्या रहेगा, आपका साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म को इस वैक्यूल पार्ट से जो सेपरेट कर रहा है वो क्या कहलाएगी, आपकी वैक्यूल मेम्ब्रेन है। ये वैक्यूल मेम्ब्रेन इन दोनों पार्ट को क्या कर रही है, अलग अलग करती है। वैक्यूल आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड टू लाइसोसोम, यानी कि ये किसकी भांति कार्य कर रही है प्लांट सेल्स के अंदर, लाइसोसोम की भांति। कैसे,
प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स पार्ट जो होता है, जितने भी डाइजेस्टिव मटेरियल होता है या जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो कंप्लीट रूप से कलेक्ट किसके अंदर होगा, आपका वैक्यूल्स के अंदर। सेम उसी प्रकार से एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल छोटा आकार होता है या फिर अब्सेंट होती है, तो वहां पर वैक्यूल्स की जगह पर क्या पाया जाता है, लाइसोसोम। तो एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर लाइसोसोम, और प्लांट सेल्स के अंदर लाइसोसोम की भांति जो कार्य करने वाली स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, आपकी वैक्यूल्स। लाइसोसोम ऑफ एनिमल सेल्स, दे कंटेन वेराइटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जिस प्रकार से लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, सेम उसी कंडीशन के अंदर वैक्यूल्स पार्ट में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं। द पीएच ऑफ वैक्यूल्स इज 9 to 10, यानी कि पीएच मान जो होता है वो 9 से 10 होता है। अपन ने पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था कि लाइसोसोम जो था वो किस माध्यम में, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो थे, या फिर अपन ये कहें कि उसके अंदर जो भी पाचनकारी एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम जो थे, वो किस माध्यम के अंदर एक्टिव होते हैं। वहां पर अपन ने लिया था कि एसिडिक मीडियम, यानी कि अम्लीय माध्यम जो होता है, उस एसिडिक मीडियम के अंदर एक्टिव थे। इसका मतलब यहां पर पीएच जो वैक्यूल्स की जो पीएच होती है वो क्या आएगी, आपके यहाँ पर बेस बेस क्षारीय माध्यम में, यानी उसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 9 to 10 होती है। उसके बाद में अपन लेते हैं, लास्ट आता है कि इसके फंक्शन क्या है। पहला तो ये कि एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गेनल, यानी एक संग्राहक अंग के रूप में कार्य करती है। फॉर बोथ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी पोषककारी पदार्थों का भी संग्रहण करती है तो वेस्ट मटेरियल का भी संग्रहण कर लेती है। एक्ट एज ए कंट्रोलर ऑफ टर्जर प्रेशर, यहां पर ये ध्यान रखना, टर्जर प्रेशर का मतलब होता है, टर्जर का मतलब होगा स्फीत, और प्रेशर का मतलब होता है दाब। अपन जनरली एक एग्जांपल ले, किशमिश जो होती है, उस किशमिश को अपन ने पानी के अंदर डाला, और जैसे अपन पानी के अंदर डालेंगे तो किशमिश की साइज जो होती है वो क्या हो जाएगी, आपकी फूलेगी। जब ये फूलेगी, क्योंकि इसके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट थी, क्योंकि किशमिश एक प्लांट सेल है, जैसे इसके अंदर वैक्यूल पार्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी कि आयतन बढ़ेगा, इसका मतलब इसके अंदर जो ट्रेजर प्रेशर स्फीत दाब जो बन रहा है, वो किसके कारण, उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन कर रही है, आपकी वैक्यूल रिक्तिका कर रही है। फिर उसके बाद आता है सर्टेन एंटी न्यूट्रिनल फैक्टर्स, यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि पोषक पदार्थों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है, प्रोटीएज है। ट्रिप्सिन और प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, उनको रोकने वाले, इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, रोकने वाले पदार्थ। और ये जो रोकने वाले पदार्थ होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर। ट्रिप्सिन और प्रोटीएज एंजाइम को क्रिया को निरोधक करने वाले पदार्थ जो होते हैं वो वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर वैक्यूल जो होती है वो रहेगी आपके स्टोरेज ऑफ दी ऑर्गेनल बोथ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उस प्लांट सेल्स के अंदर, उनको संग्रहित करने का कार्य करती है। ध्यान रखना कि प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल्स को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहलाएगा, वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, या फिर सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है उसको अपन क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से वैक्यूल के ऊपर एक क्वेश्चन पहले टोनोप्लास्ट के ऊपर पूछा हुआ था, लाइसोसोम की भांति कार्य करती है, तो इसके ऊपर ये वैक्यूल्स के बारे में अपन ने चर्चा की। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गन की। थैंक यू।